जो हार्ट की गति होती है, एरिथमिया डिसऑर्डर्स हैं, तो उनमें थोड़ा सा रिस्क बढ़ा रहता है, वो हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं। या कुछ जो बचपन से कुछ बीमारियां हैं, कंजेनिटल हार्ट डिजीज जिनको बोलते हैं, उनमें पर्टिकुलरली जिनमें ऑक्सीजन लेवल पहले ही कम रहती है, जिसको साइनोटिक हार्ट डिजीज बोलते हैं, तो वो बहुत हाई रिस्क ग्रुप में आ जाते हैं। या लंग डिसऑर्डर्स जिनको है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन है, तो हाई रिस्क ग्रुप वालों को बहुत एहतियात रखना है, उनको हमेशा अवॉइड करना है, कहीं भी क्राउड, जो सोशल क्राउड होता है उनको अवॉइड करना है। दूसरी, अपनी मेडिसिन जो उनकी है वो कंटिन्यू करनी है बिल्कुल। कोई भी जैसे बहुत सारे मिथ्स हैं कि कुछ दवाएं ब्लड प्रेशर की बंद कर लो, बिल्कुल बंद नहीं करनी है, वो अपनी ब्लड प्रेशर की दवाएं कंटिन्यू करनी पड़ेगी। और शुगर को बिल्कुल कंट्रोल में रखना पड़ेगा। और बाकी जो भी हार्ट की दवाएं चल रही है उनको कंटिन्यू करना पड़ेगा, अच्छा, वो क्योंकि मतलब कंटिन्यू वो करेंगे, वो ऑलरेडी दवाई बंद नहीं करनी है? जी, बिल्कुल दवाई बंद नहीं करनी है। बहुत सारे मिथ्स है कि कुछ दवाएं बंद कर लो, बट एविडेंस अभी तक किसी को प्रूव नहीं कर चुकी है। इसलिए सारी जो मेन एसोसिएशन है, यूरोपियन एसोसिएशन या अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, जो सारी है, उनने सारे मेडिसिन को फिलहाल बोला है कि कंटिन्यू करने के लिए, जब तक कोई एविडेंस प्रूफ ना हो कि उससे ज्यादा कुछ कंडीशन खराब हो रही है। तो सही है। इन चीज का तो ये खास ख्याल रखना पड़ेगा। जी जी, अजहर शाह साहब, दो डॉक्टर साहब, अगर आपने कोई सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं। शुक्रिया शाह साहब। मेरा सवाल है डॉक्टर इरफान साहब से कि जो माहिरीन कोरोना वायरस पे मुख्तलिफ तबसरे दे रहे हैं, काफी लोगों का ये जी, ख्याल है सलामकुम। कि ये वायरस जी, सलामकुम। जो है, हाँ जी, आप लाइव है, बात हो रही है आपकी। ख्याल साहब, कॉलर है हमारे साथ। जी जी, सलामकुम। जी, अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है आपका? जी 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 सही है। डॉक्टर साहब, इनका सवाल ये है कि फयाज साहब हैं, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, अच्छा, श्रीनगर से बात कर रहे हैं, फयाज साहब हैं। तो वो अच्छा, ये बोल रहे हैं। हाँ जी, फयाज साहब, हमें श्रीनगर की सूरत हाल कुछ बताइएंगे कि वहां पर क्या सूरत हाल चल रही है? आप स्पीकर पे फोन रखें, हमें आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी। हम नहीं सुन पा रहे हैं। रिजवान साहब, स्पीकर पे फोन रखें, हमें आवाज नहीं आ रही। ऐसे बीमारों का इलाज जो है वो हो रहा है। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो इस वक्त यही कहा जा रहा है हाउस तो एहतियात बरतने, सोशल डिस्टेंसिंग जो है उस पर आप अमल कर दीजिए। तो लेकिन जो मशवरे हैं, जो डॉक्टर साहबान अभी बैठे हैं आपके पास जो बात कर रहे हैं, उन चीजों की तरफ ध्यान दे रहा है कि अभी अगर कहीं कहीं ऑफिस जो है डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखते हुए तो क्या करना चाहिए, किस तरह से वहां से उनको जब वापस आ जाएंगे घर की तरफ, तो घर की तरफ वहां पहुंच के उनको क्या करना चाहिए, किस तरह के एहतियात उनको बरतनी। चलो ठीक है, आप कॉल आपकी रखता हूँ मैं, और मैं अभी पूछता हूँ उनसे। बहुत शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब, असल में आवाज इनकी सही नहीं थी। वो ये कह रहे थे कि अगर श्रीनगर से थे फयाज साहब, इनका ये कहना है कि एक कॉलर है हमारे साथ। जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन साहब, कहाँ से? जी, जर्मनी से अहमद साहब। जी अहमद साहब, आपको सवाल पूछना है, पूछ सकते हैं। दो डॉक्टर साहब आना है। डॉक्टर साहब से मैं सुन रहा था इनके सारे, लेकिन इसका जो पाकिस्तान और इंडिया में इस इलाकों में कम है, तो हमें इसका एडवांटेज लेना चाहिए था कि हम उसकी एहतियात ज्यादा करते और वो चीजें जिनने उसे फायदा उठाया है चाइना ने, तो ये वबा और ज्यादा ना फैलती। पहले दिन तो एक एक दो दो मरीज से और 5-10 मरीजों की तादाद थी। अगर वो उसको वापस कंट्रोल कर लिया जाता तो आगे ना बढ़ने दिया जाता, तो ये इतिहास से और ज्यादा ये अभी हजारों में ना बदलती। तो मैं कहता हूँ कि अभी कुछ नहीं है कि अब इसको यहाँ पर भी रोक लिया जाए, तो ये एहतियात करें। जो नमाजों के लिए कह रहे जी जाना चाहिए, मौलाना अड़े हुए हैं, ये चीजें
अल्लाह हाफिज जी। ये अहमद साहब थे जर्मनी से जी, दोनों सवाल ले लें इनका। ये एक तो पहला सवाल सुना आपने कि उन्होंने कहा कि श्रीनगर से फयाज साहब कह रहे थे कि हम ऑफिस से घर तक कैसे सेफली पहुंच सकते हैं। पहली बात ये है। अहमद साहब का ये कहना था कि जैसे मैंने पहले क्वेश्चन किया था कि इंडिया में या जो पाकिस्तान या बांग्लादेश में ये वायरस नहीं फैला है, तो इसकी क्या वजूहत है जी? ठीक है, मैं फयाज अहमद फयाज का क्वेश्चन का आंसर पहले देना चाहता हूँ। फयाज साहब शुक्रिया जी, कॉल करने के लिए। फयाज साहब, जैसे मैंने कुछ वीडियोस में भी ये बताया था कि अगर आपको किसी ज़रूरी काम से घर से बाहर निकलना हो, चाहे किसी को इमरजेंसी हॉस्पिटल जाना हो या किसी को दवाई के लिए जाना हो फार्मेसी पे, या किसी घर के इम्पोर्टेंट चीज़ को लाना हो, वैसे तो घर इसके बगैर मुझे नहीं लगता घर से बाहर निकलना चाहिए। लेकिन अगर कोई ऐसी इमरजेंसी हो, आपको निकलना है, तो कोशिश करें मास्क लगाएं, कोशिश करें ग्लव्स लगाएं हाथ को, और जब वापस आएं घर, तो घर में घुसने से पहले कहीं देखें, अगर आपके पास गैराज है या कोई दरवाजे के अंदर से आके अपने कपड़े निकाल के एक पॉलिथीन में रखें, सीधा वॉशरूम में जाएं, साबुन से नहाएं, और वो कपड़े हैं जो हैं वो बिल्कुल वॉशिंग मशीन में या जैसे भी वो धोएं, क्योंकि इससे आप बाहर का इन्फेक्शन घर में ना लाएं, क्योंकि घर में आपका कोई बुजुर्ग हो सकता है, आपके मामा बाबा हो, दादा दादी हो, या कोई भी हाई रिस्क हो, उनको वायरस ना लग जाए। ये बहुत अच्छी एक प्रिवेंटिव है। दूसरा क्वेश्चन जो था, इंडिया पाकिस्तान में कम क्यों है, डॉक्टर इरफान हमारे साथ जी, हमारे साथ हैं ब्लैक बर्न से वसीम कियानी साहब जी। आप सवाल करना चाहते हैं वसीम कियानी साहब डॉक्टर साहबान से कोई? आप मौजूदा जो पूरी दुनिया में ये जो आसमानी आफत और अफरा तफरी और मुसीबत के टाइम में आपने इतना खूबसूरत गुलदस्ता सजाया हुआ है, और सबसे पहले मैं तमाम आपके मेहमान जो डॉक्टर हजरात हैं उनको सलाम पेश करता हूँ कि वो आज हमारे हीरो हैं, और उनके लिए हमारी दिल रात दुआएं कि अल्लाह पाक बहुत शुक्रिया तौफीकात में इजाफा जी। सवाल कोई अगर आपका है तो प्लीज काइंडली कीजिए। सवाल ये है कि तमाम डॉक्टर साहबान से गुजारिश है, डॉक्टर साहब भाई माजरत के साथ ज्यादातर जो है वो खौफ और रास का आलम पूरी दुनिया में जो है वो छाया हुआ है, और आपके जो तिब्बी मशवरे हैं वो भी है, मैं सुन रहा था आप लोगों को उनकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं उनकी इस तरीके से कि ताकि वो खौफ और रास की सजा से निकले। और ये माजरत के साथ शाह साहब मीडिया को भी ये मैं पैगाम दूंगा कि वो भी जो है ये मत बताएं इतनी अमवात हो चुकी हैं और इतनी उसकी जो ये है, और इस तरीके से खौफ और रास से जो है वो बहुत ज्यादा जो है ये नुकसान हो रहा है, और लोगों ने जो आइसोलेट किया हुआ है और अपने घर में मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो है वो डिप्रेशन और बहुत शुक्रिया कियानी साहब। असल में कॉलेज बहुत है, आपकी मैसेज पहुंच गया है, बहुत शुक्रिया आपका। मैं सवाल करता हूँ ये डॉक्टर हकीम साहब, ये अपना इरफान साहब इनका ये है कि खौफ और रास इसका बहुत ज्यादा है। ये ब्लैक बर्न से थे हमारे कॉलर थे कि खौफ और रास जो है ना कोविड-19 का बहुत ज्यादा है। इस बारे में आप क्या कहते हैं? हाँ, जैसे पहले भी बात हो चुकी थी और डॉक्टर मेहदी साहब ने भी पहले ही कहा कि एंग्जाइटी बहुत है, तो एंग्जाइटी को दूर करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो आपकी हॉबीज हैं, चाहे बुक पढ़ना, कुरान शरीफ पढ़ना, या कोई भी ऐसा काम जैसे कोई पेंटिंग करता है या सिंपल एक्सरसाइजेस हैं, वो कर लीजिए, अपने आप को मशगूल रखिए। और मेरा मानना ये है कि इस टाइम हमें सोशल मीडिया को बहुत अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया पे ज्यादा एंग्जाइटी होती है। हाँ, आपको अपने आप को अपडेट करना है, मॉर्निंग में एक न्यूज़ देख लीजिए, शाम में एक न्यूज़ देख लीजिए, तो आप ऑलमोस्ट कंप्लीट अपडेट हो जाएंगे पूरे डे में क्या हुआ। बीच में जो थ्रू आउट हम फेसबुक पे बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारे अनयूजुअल वीडियोस हैं जो शायद कोविड से रिलेटेड भी नहीं होंगे, उनको अपलोड किया जाता है कि ये देखिए कोविड से कितनी डेथ्स हुई है, ये चीजें बहुत जो और एंग्जाइटी बढ़ा देती हैं। डेफिनेटली प्रॉब्लम है ये, बट हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। जैसे पहले बहुत डिस्कस हो चुका है कोरोना के बारे में कि अपने आप को कैसे महफूज रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जैसे डॉक्टर मेहदी साहब ने पहले ही कहा कि अपने आप को साफ रखना है। जैसे हम मानते भी हैं कि सफाई नस्फ ईमान है, तो जब भी आए अपने हाथों को हर 20 मिनट आधे घंटे में साबुन से धोएं, पर्टिकुलर जो बाहर जा रहे हैं या बाहर से वापस आ रहे हैं।
और जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, चाहे डॉक्टर्स हो, पैरामेडिक स्टाफ हो, तो उनको बहुत ख्याल रखना है। और जब वो अपने घर भी आएंगे तो मेहदी साहब ने पहले ही समझाया है कि उन चीज़ों का ख्याल रखना है ताकि वो जी इस डिजीज को बाहर से अंदर न ले आए। जी और अस्सलाम। पहले ही अगर आपको कुछ सिम्टम्स लग रहे हैं तो आपको अवॉइड करना पड़ेगा गैदरिंग में जाना। ठीक जी। डॉक्टर साहब एक कॉलर हमारे साथ जी, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो जी जी, क्वेश्चन कीजिए, आप लाइव हैं। क्वेश्चन ये है कि जिस तरह हम लोग सुन रहे हैं एक्सपर्ट से, डॉक्टर से, गवर्नमेंट से, आम राय ये है कि ऑब्वियसली जब तक वैक्सीन नहीं आती इसका कोई जो है वो वाज़े इलाज नहीं है कोरोना वायरस का। तो इसीलिए जो है वो सबसे बेहतरीन, सबसे उम्दा और बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप डिस्टेंस रखें। तो गोइंग ओवर अ पीरियड ऑफ लॉन्ग टर्म से 6 मंथ्स या 1 ईयर या 18 मंथ्स अगर वैक्सीन आने में टाइम लगता है, और जो कि आम राय ये कि लगेगा, तो ये क्या लॉकडाउन ऑन एंड ऑफ होता रहेगा? तो किस तरह ये सिलसिला चलेगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, और मैं भी पूछता हूँ उनसे। इससे पहले डॉक्टर साहब, मैं अजहर शाह साहब, क्वेश्चन आपका क्वेश्चन रहेगा दरमियान में, आप भी अपना क्वेश्चन कर लें ताकि फिर एक ही बार बात जी बहुत शुक्रिया शाह साहब। मैं डॉक्टर इरफान साहब से ये पूछ रहा था कि कितनी ज्यादा पॉसिबिलिटी है कोरोना वायरस की सेकंड वेव के आने की, जैसे स्पेनिश फ्लू का पहले जिक्र हुआ था कि इट्स पॉसिबल कि इसकी सेकंड वेव आ सकती है। अगर खुदा न खास्ता आई तो उस सेकंड वेव के दौरान जो कोरोना वायरस के टारगेट थे पहली वेव में, उनकी बॉडी जो है वो कैसे रिस्पॉन्स करेगी, ये मेरा सवाल। शुक्रिया अजहर साहब, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। लेकिन अगर हम ये मान के चले कि अभी हम इस वायरस के बारे में बहुत सारी चीज़ें नहीं जान रहे हैं, क्योंकि नया वायरस है तो अभी स्टार्ट हुआ है, अभी इस पे रिसर्च हो रही है। तो ये कहना कि सेकंड पीक आएगी या नहीं आएगी, दोनों में अभी मतलब 50-50 आंसर है। आप कंक्लूसिवली नहीं बोल सकते कि सेकंड पीक आएगी। बट हाँ, जो आप पास्ट की एग्जांपल दे रहे हैं स्पेनिश फ्लू की, कोरोना का अगर आप देखेंगे तो 2003-2004 में भी चाइना में ये वायरस को देखा गया, उसके कुछ केसेस आ गए, एपिडेमिक रेंज में था। बट वहां पे उसके बाद पीक बाहर नहीं गया, उस टाइम पैंडेमिक नहीं बना। ये सेकंड पीक वहां खुद में नहीं आई, मतलब इमीडिएट पीरियड में नहीं आई सेकंड पीक। तो ये कहना कि सेकंड पीक आएगी या नहीं आएगी वो टाइम ही बता सकता है। बट जी डॉक्टर साहब, सॉरी, ये कॉलर हमारे साथ जिस नॉलेज, अपना नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी ख्वायत भाई, सवाल कीजिए, तो बात पूछ लीजिए। मैं तो सलाम अर्ज करना चाहूंगा दोनों डॉक्टर साहब के खिदमत में। डॉक्टर मेहदी हमारे अजीज है, हम उनसे पूछना चाहेंगे, क्योंकि वो वहाँ पे इंग्लैंड में रह रहे हैं, इमरजेंसी सर्विसेज में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, और उनके पास काफी मरीज कोविड के आ रहे होंगे। इंडिया तो अभी स्टेज क्रॉस कर रहा है, अभी ऑलमोस्ट 20,000 क्रॉस नहीं हुआ। तो इंडियन लोगों के लिए, इंडिया के जो अभी इन्फेक्टेड पेशेंट मतलब लोग नहीं है, या जो इन्फेक्टेड पेशेंट्स हैं, उनके लिए डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे? अभी कुछ केसेस आए हैं जो ऑलरेडी ट्रीट होके डिस्चार्ज होके फिर से पॉजिटिव आ रहे हैं, तो इस बारे में भी डॉक्टर साहब से पूछना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब का इस बारे में क्या ख्याल है। बहुत शुक्रिया फैद भाई, अभी पूछते हैं डॉक्टर मैन साहब। ये कुफायत साहब इंडिया से हैं, इनको क्वेश्चन आपसे है कि इंडिया में, आपने सुना है क्वेश्चन इनका, तो क्या कहते हैं आप इस बारे में? एक्चुअली 2-3 कॉल भी का आंसर है, हम क्विकली, मैं चाहता हूँ उनका हम आंसर ब्रीफली दें, क्योंकि हम सिर्फ कॉल ना सुने कि इनका आंसर भी दें। एक जर्मनी से कॉलर था, उन्होंने बताया था कि हम इसको प्रिवेंटिव मेजर्स कैसे हम करेंगे। प्रिवेंटिव मेजर्स हमने ऑलरेडी डॉक्टर इरफान साहब ने समझाए थे, क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, कैसे हम बाहर जाके अगर जाना हो, मैंने भी बोला था, वो आंसर दिया था। दूसरा कॉलर का क्वेश्चन था रिगार्डिंग इंडिया एंड पाकिस्तान में ये कम क्यों है एज कंपेयर टू वेस्टर्न वर्ल्ड। सो उसका भी ऑलरेडी हमने जवाब दिया था, पॉसिबली बिकॉज ऑफ BCG वैक्सीन
पॉसिबली बिकॉज ऑफ जो एल्डरली पॉपुलेशन कम है उधर। ये डॉक्टर साहब ये एक सवाल करता हूँ, बीसीजी वैक्सीन ये वाली कौन सी है, ये जो जिसके लिए लगाते हैं टीबी के लिए, वो वैक्सीन है ना? ट्यूबरक्लोसिस, क्योंकि एशिया में अभी भी ट्यूबरक्लोसिस कॉमन है, इसलिए एशिया में अभी भी टीबी का वैक्सीन देते हैं। ये पाया गया है जिस मरीज को टीबी का वैक्सीन मिला हुआ है वो 6 टाइम्स मोर इम्यून है, मतलब उनको 6 एज कम्पेयर टू नॉर्मल पॉपुलेशन 6 गुना कम चांसेस होने के लिए। लेकिन ज्यादा एविडेंस नहीं है, लेकिन बहुत सारे स्टडीज ने बताया है।